डीप कॉन्सेप्ट टॉक में आज हम बातचीत करेंगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में। मनी लॉन्ड्रिंग यानी पैसे को धोना, यानी जो अवैध पैसा है उस अवैध पैसे को वैध पैसे के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। और इसी प्रक्रिया को रोकने के लिए कि अवैध पैसा वैध ना हो पाए, इसी प्रक्रिया को रोकने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हमारे सामने लाया गया है। तो हम यही पढ़ने जा रहे हैं, अवैध धन को किस प्रकार से रोका जाए। क्यों? क्योंकि अवैध धन किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के समानांतर एक अर्थव्यवस्था संचालित करती है, जिसका राष्ट्र की मुख्य अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ता है। तो यही विषय हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। GS3 इंटरनल सिक्योरिटी के साथ सीधा सीधा यह सिलेबस का पार्ट है। देख सकते हैं आप, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। आप देखिए, सीधा सीधा सिलेबस है, धन शोधन और इसे रोकना। तो इसका मतलब है कि यह टॉपिक सीधा सीधा हमारे सिलेबस के साथ लगा हुआ ही नहीं है। अगर हम देखें 2013 में क्वेश्चन भी आया हुआ है, अवैध धन हस्तांतरण देश की आर्थिक प्रभुसत्ता के लिए गंभीर सुरक्षा जोखिम होता, यानी मनी लॉन्ड्रिंग पोजेस अ सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट टू अ कंट्रीज इकोनॉमिक सॉवरेंटी। अवैध धन हस्तांतरण देश की आर्थिक प्रभुसत्ता के लिए एक गंभीर सुरक्षा जोखिम होता है। इसीलिए इसको रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बच्चों देखो, अगर ये आप प्रश्न ही पढ़ते हैं और इन प्रश्नों पे एक अच्छी समझ बना लेते हैं, तो यह प्रश्न ही कुछ प्रश्नों के उत्तर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई पूछे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आप लिखेंगे कि अवैध धन स्थानांतरण देश की आर्थिक प्रभुसत्ता इकोनॉमिक सॉवरेंटी के लिए गंभीर सुरक्षा जोखिम होता है। इसीलिए इस प्रक्रिया को रोकने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लेकर के आया गया। क्या बात है। फिर आता है भारत के लिए इसका क्या महत्व है और इस खतरे से बचने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो जो कदम उठाए गए वो मैं आपको बताने जाने वाला हूं। इसका मतलब है जो भी आ रहा है इसको तुरंत याद कर लेना है, एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। और आंसर राइटिंग तो आप मेरे साथ कर ही रहे हैं, तो इन सभी प्रश्नों को ताबड़तोड़ आंसर राइटिंग में मस्त लिखवाऊंगा। तो धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कहा गया, इसको आसान शब्दों में कहें, काले धन को वैध बनाना। काला धन क्या होता है बच्चे? ऐसा धन, ब्लैक मनी, जो रिकॉर्ड में ना हो, जो सरकार के रिकॉर्ड में ना हो। जो रिकॉर्ड में हो वह क्या हो जाएगा? सफेद धन। जो रिकॉर्ड में ना हो वो क्या हो जाएगा? काला धन। तो ये जो काला धन है, मनी लॉन्ड्रिंग शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है, नहीं जैसे कपड़ा धोता है, तो वैसे ही इस काले धन को धो करके उसे सफेद बनाना ही धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग है, याद रखिएगा। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो भी अवैध रूप से प्राप्त धन है उनको छुपाने की कला है मनी लॉन्ड्रिंग। अवैध रूप से, मान लीजिए आपको धन मिला, आपने टैक्स नहीं चुकाया, तो वह धन क्या हो जाएगा? वो भी अवैध धन हो गया और उसी के अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट काम करेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। अब इसके बाद आप देख सकते हैं, यानी जो भी आपराधिक आय होती है, यानी जो गलत ढंग से आय अर्जित की जाती है, उसको मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से, यानी इलीगल प्राप्त इनकम को लीगल बना करके दिखाया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। फॉर एग्जांपल कैसे? मान लीजिए आपने ड्रग्स से पैसा कमाया, ठीक है। ड्रग्स क्या है? ऑर्गेनाइज क्राइम है। दवाओं का व्यापार करके आपने काला धन यानी अवैध धन, इलीगल वेल्थ आपने क्रिएट कर ली। अब आप क्या करेंगे? सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार के तरीकों के द्वारा आप क्या करेंगे? इस अवैध धन को रियल एस्टेट में लगा देंगे। अब ये क्या हो गया? रियल एस्टेट में आपका ये धन लग रहा है, तो ये आपका धन वैध हो रहा है ना? क्या हो रहा है? वैध हो गया है। तो ये चीज होती है, ध्यान रखिएगा। तो आपराधिक आय को वैध बनाकर दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं जो आप लोगों को देखनी है, ठीक है। और जो संपत्ति इसके तहत प्राप्त की जाती है, नशीली दवाओं की सौदेबाजी, भ्रष्टाचार, ठीक है,
अकाउंटिंग में धोखाधड़ी, कर चोरी, इन सब के द्वारा यह पैसा इकट्ठा किया जाता है। फिर इस पैसे को, ये इलीगल पैसा होता है, इसको फिर लीगल किया जाता है कई तरीकों से, याद रखेगा। अब आता है, आपके मन में आना चाहिए सर कौन कौन से तरीके। तो काले धन को वैध बनाने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, और सरल से लेकर जटिल तक किसी भी रूप में इसका वैधीकरण किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया, यानी जो नकली दवाओं से कमाया हुआ पैसा है उसको रियल एस्टेट में लगा देना। ठीक है, तो ये आप यहां से सारी चीजें हैं जो लिखी हुई हैं। अब आता है कि ये तो किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है, तो इसको प्लीज याद कर लीजिएगा। यह स्थिति किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है कि उसके पैरेलल एक पैरेलल इकोनॉमी चले, जिसे हम ब्लैक इकोनॉमी कहें। तो ऐसे में इस प्रकार की गतिविधि को रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हमारे सामने लाया गया 2000 में, ठीक है ना, और यह 2005 से लागू हुआ। तो प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखिएगा, फंसा देगा। अगर मान लीजिए पीएमएलए एक्ट पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया तो आपसे यह पूछ लेगा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2000 में लाया गया और लागू कर दिया गया। नहीं, आप सतर्क रहिएगा भाई, आया है 2 में, लागू हुआ है 5 में। इसका उद्देश्य क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को सफेद करने की जो प्रक्रिया है उससे लड़ना, यानी जो ब्लैक मार्केटिंग से पैसा कमाया गया है वह रियल एस्टेट में ना लगने पाए, या ऐसे ही अन्य कहीं किसी फैक्ट्री में, किसी अन्य बिजनेस में ना लगने पाए। इस प्रक्रिया को रोकना, उसकी जांच करना, इसका मैंडेट है, इसकी शक्ति है, याद रखिएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद आता है एक और प्रीलिम्स के लिए भी क्वेश्चन कि ये जो हम लोग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में लाते हैं, 2005 में लागू करते हैं, क्या ये किसी अंतरराष्ट्रीय बाध्यता के तहत आया था? क्या विश्व स्तर पर कोई ऐसा कन्वेंशन हुआ था? जी हां, प्रीलिम्स के लिए भी याद रखिएगा, वियना कन्वेंशन, ऑस्ट्रिया में वियना। तो वियना कन्वेंशन मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एक प्रसिद्ध कन्वेंशन है। तो प्रीलिम्स के लिए अगर आपसे पूछ ले कि वियना कन्वेंशन किससे है, तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने से। तो वियना कन्वेंशन के जवाब में यह हमारा पीएमएलए एक्ट लाया गया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब आता है इसके 3 मुख्य उद्देश्य क्या है, रट लेना है इसको। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और नियंत्रित करने के लिए काम करेगा, धन शोधन से प्राप्त संपत्ति को जब्त कर लेगा। मान लीजिए आपने मनी लॉन्ड्रिंग कहीं पर खर्च कर दी, कोई रियल एस्टेट बनाया, तो यह आपका रियल एस्टेट यह जांच करके जब्त कर लेगी। इसके अलावा भारत में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो उससे यही निपटेगी। तो 3 इसके ऑब्जेक्टिव हैं। अब क्या यह एक्ट अकेले सारा काम कर लेगा? नहीं, इस एक्ट को सपोर्ट करने के लिए एजेंसीज हैं, एजेंसियां हैं। तो कौन सी एजेंसी है इस एक्ट को सपोर्ट करने के लिए, याद रखिएगा? तो ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रवर्तन निदेशालय, भारत में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों की जांच की जिम्मेदार एजेंसी है। यानी सारी सूचना यही इकट्ठा करती है बड़ी खतरनाक। अब इसके बाद आता है एक और यूनिट है, वह है FIUIND। यह है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। क्या है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म है FIUIND। तो भारत सरकार के तहत वित्तीय खुफिया इकाई भारत, यह भारत सरकार के राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, यह धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत अपराधों के बारे में वित्तीय खुफिया जानकारी एकत्र करती, यानी मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा आप पैसा कहां रख रहे हैं, किस प्रकार से उसको इकट्ठा कर रहे हैं, कैसे उसको वैध बना रहे हैं, उन सब का जो फाइनेंशियल, भाई होगा तो सबका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही ना। तो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है ब्लैक मनी का, तो उसकी पूरी जो खुफिया जानकारी इकट्ठा करती है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIUIND, जो कि राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करती है। यह भी पीटी का क्वेश्चन है, तो ये आई होप बहुत अच्छे से आप समझ गए हैं। अब इसके बाद आता है अंडर पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पेनाल्टीज क्या क्या हैं,
तो संपत्ति और रिकॉर्ड को फ्रीज करना या जब्त करना, और या अपराध से प्राप्त संपत्ति की कुर्की। क्या है? अपराध से प्राप्त संपत्ति की कुर्की। तो यह किया जाता है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग में कम से कम 3 साल का कठोर कारावास और अधिकतम 7 साल की सजा प्लस जुर्माना भी लगाया जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा मेंस के लिए, पीएमएलए एक्ट। अब जैसे हम सिलेबस पे आ जाएं, तो सिलेबस में क्या कहा गया था? धन शोधन और इसे रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? अब देखिए कैसे प्रश्न, यानी आंसर राइटिंग क्लास कैसे चलेगी, जरा उसका एक नमूना भी देखिए। अब यही बना दिया जाएगा क्वेश्चन, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन, धन शोधन और इसे रोकने की व्यवस्था पर चर्चा कीजिए। तो धन शोधन बता दिया गया, और इसे रोकने के लिए सीधा सीधा देख सकते हैं क्या पढ़ेंगे, यानी पीएमएलए एक्ट, इसे रोकने के लिए उसके बारे में। और फिर उसके बाद बताएंगे पीएमएलए इसे रोकने के लिए, यानी उससे 3 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। फिर बोलेंगे कि प्रवर्तन निदेशालय इसके लिए जिम्मेदार है, और इस प्रवर्तन निदेशालय को जो भी वित्तीय खुफिया जानकारी चाहिए वो यह राजस्व विभाग के अंतर्गत द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट प्रदान करती है, जिसके आधार पर ईडी कार्रवाई करती है और अवैध संपत्ति को जब्त कर लेती है। और जब्त करने के बाद फिर सजा का भी प्रावधान यह है, और इसके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का एक बेहतर सुदृढ़ तंत्र भारत में बनाया गया है। अब आप सोचिए उस प्रश्न का उत्तर इतने से हो गया। तो ऐसे ही आंसर राइटिंग की क्लास आपकी चलेगी, जिसमें प्रत्येक माह बहुत कम पैसे में आप मेरे साथ चारों पेपर की मेरी स्टाइल में आंसर राइटिंग करेंगे। मेरी स्टाइल में ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं